अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जांपल 16 है बोरोइंग कॉस्ट की। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड, ये रिसेंटली आया 2023 में। ये क्वेश्चन बल्कि 2022 में ये चेक हुआ था। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग्स को का डिफरेंस समझने के लिए अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। कहते हैं जी, बीपीएल इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 2023। अभी प्लान हो रहा है, बन नहीं रहा, right? And expected to complete it by 30th November 2023. Okay. The management wants to ascertain the borrowing costs that can be included in the cost of warehouse. Relevant details in this respect are as follows. Expected payment related to construction of the warehouse will be as follows, right? कहते हैं ये उसकी प्रोग्रेस पेमेंट्स बताइए कब कब लगी है उसमें। पहली पेमेंट 1 फेब को लगी है। इसका मतलब है हमारी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो रही है जी, उसकी पेमेंट कब हो रही है 1 फेब को। कैपिटलाइजेशन भी कब शुरू होगी 1 फेब को, और कब तक करते रहेंगे 30 नवंबर 2023 तक, राइट जी। 1 फेब से 2023 तक ये बनते हैं जी आपके तकरीबन 10। 1 फेब से 30 नवंबर 23, 10 माह। 10 माह की कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक के केस में होगी हमारी थी। अच्छा जी, और दूसरी पेमेंट हुई है 1 अप्रैल 23 को, तीसरी हुई है 1 सितंबर को, और चौथी हुई है 1 दिसंबर 2023। राइट जी। माइंड यू, ये जो पेमेंट है 1 दिसंबर की, ये 30 नवंबर के बाद हो रही है। तो स्पेसिफिक के केस में तो हम इसे कंसिडर करेंगे, लेकिन जनरल के केस में इसको हम कंसिडर नहीं करते होते। ये भी ध्यान रखिएगा, हम अभी इसको आगे जाके देखते हैं। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक बोरोइंग्स एंड जनरल बोरोइंग्स। कि स्पेसिफिक बोरोइंग्स में आपने एक दफा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, लोन लग गया, तो सारे के ऊपर ही हम उसकी कैपिटलाइजेशन करते हैं। जबकि जनरल में जैसे जैसे लगती है, सिर्फ और टाइम पीरियड के अंदर अंदर लगेगी, अगर पेमेंट होगी तो ही उसकी कैपिटलाइजेशन की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा जी, प्रोग्रेस पेमेंट हो गई। फिर वो कहता है जी प्रोजेक्ट कैन बी, कहते हैं कितने पैसे टोटल लगेंगे 350। इसका मतलब है ये जो एसेट बनेगा ये 350 मिलियन का बनेगा, और इसकी जो कैपिटलाइजेशन है वो इस तरह से की होगी। सॉरी, इसकी जो प्रोग्रेस पेमेंट है। अच्छा जी, कहते हैं जी ये जो 350 मिलियन का मैं एसेट बनाना चाहता हूं, और जिसका लोन हमने ऐसे लगाया इस तरह से, इसको हम दो तरह से, कहता है फाइनेंस का से पैसे कहाँ से आएंगे। उसने कह दी दो तरह से पैसे आ सकते हैं। नंबर वन केस, कहते हैं नंबर वन केस में ये है कि आप स्पेसिफिक लोन ले लें 350 मिलियन का, विच इज अवेलेबल एट 16% पर एनम। और ये लोन हमने कब ले लिया 1 जनवरी 2023 को। फर्स्ट लोन लिया कब, ये कैपिटलाइजेशन के लिए इतना अहम अभी नहीं है। बिल्डिंग कब बनना शुरू हुई और लगना कब शुरू हुआ, उस दिन से बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू हुई है आपकी 1 फेब 23 से। इसका मतलब है लोन बेशक आपने लिया जनवरी को है, लेकिन आप उसे लगा कब रहे हैं 1 फेब 2023 को। इसका मतलब है इससे ऑनवर्ड इसकी कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे हम। हाँ, अगर बिल्डिंग भी 1 जनवरी को ही बनना शुरू हो जाती और आपने लोन ले लिया होता, तो फिर उसकी कैपिटलाइजेशन 1 जनवरी से ही शुरू हो जानी थी, राइट जी। तो अभी हम इसको, इसकी जो कैपिटलाइजेशन है वो 1 फेब से शुरू करेंगे। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी द प्रिंसिपल will be payable in 5 equal annual installments along with interest from 1 January 2024। कहते हैं जी अगले साल से हम इस लोन की वापसी भी शुरू करेंगे, क्योंकि हम 2023 तक ही रहेंगे। 24 में जाकर वापस करेगा तो ये इतनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर केस में नहीं है। हाँ, अगर वो वापसी भी 2023 के अंदर ही शुरू कर देता है, इसका मतलब है फिर जैसे जैसे लोन कम होता जाता उसकी हमने कैपिटलाइजेशन भी कम करते जाना था। लेकिन इस केस में ये इररेलेवेंट सिनेरियो है जी, कि उसने अगले साल में जाकर पे कर। नेक्स्ट कम्स जी, कहते जी दूसरा, उसका दूसरा केस ये है कि
withdrawals to be made from existing running finance, कहता है अगर आप उसको स्पेसिफिक लोन पर नहीं लेना चाहते तो फिर क्या आगे जी, एग्जिस्टिंग लोन से, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से, एग्जिस्टिंग लोन, जनरल फाइनेंस, जनरल बोरोइंग्स, रनिंग फाइनेंस, ये सारे एक ही लफ्ज। तो कहता है जी ये विड्रॉल्स हैं, ये कहाँ से फिर आप ले लें, फिर आप रनिंग फाइनेंस से ले लें। कहता है जी अगर आप स्पेसिफिक नहीं यूज करना चाहते तो फिर जनरल बोरोइंग्स यूज कर लें। These facilities will also be used to finance other needs of BPL। ये उसने बताया, ये एक और तरीका उसका बताने का कि ये जनरल बोरोइंग्स है, क्योंकि जनरल बोरोइंग्स जो है वो स्पेसिफिकली एसेट के लिए नहीं होती और एक्टिविटीज के लिए भी यूज हो सकती, तो ये सिर्फ उसने ये बताने के लिए कि ये जनरल बोरोइंग्स। डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलोज। ये जो जनरल बोरोइंग्स है जी उसने भी ये भी बता दिया थी कि ये दो बैंक से आपने लिया है, बैंक एक से 300 रुपया लिया, लेकिन इसका एवरेज कितना हमारे पास रहा आउटस्टैंडिंग लोन 220 का, और इसका इंटरेस्ट रेट कितना 13.7%। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, एवरेज कितनी देर वो हमारे पास रहा। उसने खुद एवरेज निकाल के दे दी, अगर हमें डेट्स वगैरह देता तो ये खुद निकालनी पड़नी थी, इसलिए हमारे लिए रेलिवेंट 220 है। बैंक ए से 220 लिए हैं और बैंक बी से 280 एवरेज लोन हमारे पास रहा, जो कि इसकी परसेंट है। ये क्यों उसने डिटेल्स दी हैं जी, ये कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए उसने आपको डिटेल्स दी, क्योंकि जनरल बोरोइंग्स में एक से ज्यादा लोन्स हैं, तो हम इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स उसने खुद दिए हुए हैं, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दीज टू इंटरेस्ट, राइट जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स, वो कहता है जी द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। अच्छा, ये उसने जी 10% कहता है जी पर एनम, अगर कोई सरप्लस फंड्स हैं तो वो भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और वो हमें 10% तक इन्वेस्टमेंट इनकम दे सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, जनरल बोरोइंग्स में ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक बोरोइंग्स में आपको पता है अगर हम इन्वेस्ट करेंगे सरप्लस फंड्स तो वो हमें अपने बोरोइंग्स में से माइनस करने पड़ेंगे। इसका मतलब है ये इससे रेलिवेंट है, यहाँ से हम सरप्लस फंड्स भी निकाल सकते हैं, ये देखें डेट्स भी बताई हुई हैं, पेमेंट भी बताई हुई हैं, और हम इनके सरप्लस फंड्स निकाल सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर एक दफा इसको देख लेंगे। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी the construction work is expected to suspend for the entire month of June 2023 due to usual monsoon rains। देखें, उसकी सस्पेंशन हुई है 1 माह की, लेकिन क्या ये सस्पेंशन हमें माइनस करनी चाहिए मंथ्स में से या नहीं, उसके लिए हमने क्या देखना है कि क्या ये रूटीन मैटर है, यानी ये होना ही होता है, या ये अनयूजुअल। तो सस्पेंशन के लिए अनयूजुअल होना, चीजों का होना जरूरी है, यानी स्ट्राइक्स अनयूजुअल हो गई, अनयूजुअल कोई इन्वायरमेंट वेदर खराब हो गया, या अनयूजुअल आपके जो लेबर स्ट्राइक पर चलेगी, अनयूजुअल मटेरियल नहीं मिल रहा आपको, तो किसी भी वजह से अगर अनयूजुअली हो तब हम उसको माइनस करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में उसने आपका ये कॉन्सेप्ट चेक किया कि आपको ये पता है या नहीं कि हम कौन सी सस्पेंशन माइनस करेंगे कौन सी नहीं, तो ये यूजुअल है, यानी यूजुअली जो एसेट के नॉर्मली ये होते रहते हैं, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, राइट जी। अब देखते हैं जी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, रिक्वायरमेंट कहता है जी बताएं आप बोरोइंग कॉस्ट, कहता है सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट है बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करें टू बी कैपिटलाइज्ड, अगर सारी की सारी पेमेंट, कहता है जी अगर स्पेसिफिक लोन्स यूज करे तो क्या होगा, अगर वो जनरल बोरोइंग्स यूज करे तो क्या होगा, राइट जी। तो इसके लिए हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम अज्यूम करेंगे कि हम स्पेसिफिक बोरोइंग्स यूज करेंगे। जब आप इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सिंपली ये अज्यूम, आप इस केस में अब आपने ये पहले ये अज्यूम करना है कि ये जो वाला पोर्शन जो है ये है ही नहीं हमारी जिंदगी में, ये जो जनरल बोरोइंग्स वाला केस है ये है ही नहीं, क्वेश्चन है ही सिर्फ ऊपर ऊपर तक है कि हमने 350 मिलियन का एक एसेट बनाना शुरू कर दिया जो कि 16% पर हमने लिया हुआ है, और उसकी प्रोग्रेस पेमेंट इस तरह से है, हम पहले सीधा सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी। मैं इसको आपको जरा लेके चलता हूँ एक्सेल में और वहां इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, पहले इसकी ये मैं सारा क्वेश्चन इधर भी लिखा जी, सेम क्वेश्चन जो उधर था ये सेम क्वेश्चन इधर भी कॉपी किया मैंने आपके लिए जी।
देखें, अगर ये स्पेसिफिक बोरोविंग्स है, पहली रिक्वायरमेंट है कि बताएं अगर स्पेसिफिक बोरोविंग्स हैं तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इसके कैपिटलाइजेशन रेट क्या आएगा, ओ सॉरी कैपिटलाइजेशन इसकी कितनी होगी बोरोविंग कॉस्ट की। देखें, स्पेसिफिक बोरोविंग में मुझे क्या चाहिए होता है, बोरोविंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम। तो पहले मैं बोरोविंग कॉस्ट देख लेता हूँ जी। स्पेसिफिक बोरोविंग्स में अब मुझे पता है कि मेरा लोन कितना था 350 का और उसका रेट कितना है 16%। वो तो सीधा सीधा यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि ये देखें जी 350 मल्टीप्लाई बाय 0.16 यानी 16% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। 10 डिवाइड बाय 12 हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये 10 माह सिर्फ चला जी आपसे, फ्रॉम मार्च टू नवंबर, राइट जी। तो मैं कह सकता हूँ जी मेरी जो बोरोविंग कॉस्ट है वो कितनी है 46.667। अब मैंने देखना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं है कोई, वो भी उसने बताया, अब वो देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो बोरोइंग कॉस्ट तो आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या देखना है कि इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम है। उसने कहा कि सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए जाएंगे 10% पर। अब सरप्लस फंड्स कितने हैं वो देख लेते हैं। ये उसने पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ, यहाँ से सरप्लस फंड्स, ये मैंने आपके लिए छोटा सा एक नीचे टेबल बना दिया। देखें जी, पहला जो हमारी सबसे पहला जो उसकी डिस्क्रिप्शन है कब, इसको हमने फर्स्ट बिल है और ये कितना इसमें से यूज हो गया 40 मिलियन यूज हो गया 350 से। तो बाकी अभी हमारे पास सरप्लस कितना होगा 310 का, यानी अगर 350 टोटल आपके पास है लोन, उसमें से 40 मिलियन यूज हो गया है फर्स्ट फेब को, तो मेरे पास अभी भी 310 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा है। कितने माह के लिए, फर्स्ट फेब से फर्स्ट अप्रैल, यानी मैं कह सकता हूँ कि कितने माह के लिए जी, फरवरी एंड मार्च, यानी 2 माह के लिए ये मेरे पास सरप्लस रहा। और इसका रेट ऑफ इंटर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कितना है 10%। लें जी, अब मैं अगर इसको इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 310 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं कहूँगा जी मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट है जो 310 सरप्लस है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे कितना देगा 5.16। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट यूटिलाइजेशन कितनी होगी जी, 350 में से कहते हैं जी 120 मिलियन और यूज हो गया। इसका मतलब है जी अब मेरे पास जो बाकी बचा होगा वो कितना होगा 190। ठीक हो गया जी, 350 में से 160 अगर यूज हो गया है तो बाकी कितना बचा होगा 190। और ये जाहिर है 10% पर मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम देगा कितने माह के लिए, वो यहाँ से पता चल जाएगा जी। अगर आपने अप्रैल से सितंबर तक देखें जी, अप्रैल से सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर को लग गया, इसका मतलब है ये 5 माह के लिए मेरे पास सरप्लस पड़ा रहा। यहाँ पर भी मैं इसको देख लेता हूँ जी। अब देखें जी मेरे पास 190 मल्टीप्लाई बाय 0.10 10%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय कितने माह के लिए जी 5 माह के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम देगा 7.191 मिलियन। नेक्स्ट आ जी। अच्छा जी, फिर मजीद यूटिलाइजेशन होगी कितने की 100 मिलियन। 350 में से 100 मिलियन मजीद यूज हो गया, तो अब मेरे पास सरप्लस फंड कितने बच गए 90 मिलियन के। इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है जी 10। और ये कितनी देर तक जारी रहा जी, सितंबर से 1 सितंबर को लगा, 1 दिसंबर को जाके अगली पेमेंट हुई, यानी हमारे डोंट फॉरगेट कि हमारा एसेट 30 नवंबर को कंप्लीट हो गया। तो ये 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, यानी वैसे भी तो मैं कह सकता हूँ जी सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर 3 माह तक ये मेरे पास सरप्लस रहा जी। तो मैं यहाँ पर फिर से जी देखें जी, जो 90 मिलियन था मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं कहूँगा जी मेरी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कितनी है 2.25। अब मैं जो
इन तीनों का टोटल कर लेता हूँ जी। तो ये मेरे पास कितना बनेगा 15.33। जो टोटल ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है जी 15.33। मैंने जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई वो भी अब मेरे पास आ गई जी। मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। ये लें जी 15.33 ए वी गो जी। और अगर मैं बोरोइंग कॉस्ट देखना चाहूँ तो वो बनती है जी 31.33। 31.33 इज दी, ये मेरी बोरोइंग कॉस्ट होनी चाहिए स्पेसिफिक के केस में। स्पेसिफिक के केस में सिंपली आपने क्या करना है जी, पहले तो बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें यूजिंग दिस रेट जी। 350 पूरे का पूरा जो है, स्पेसिफिक में तो पूरा लोन आपने देखना होता है ना, पूरा लोन मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वो कितनी देर तक हमारे पास रहा, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी। दूसरा जी, इन्वेस्टमेंट इनकम उसमें से माइनस करनी होती है। इन्वेस्टमेंट इनकम उसने डायरेक्ट नहीं दी थी, उसने कहा जी सरप्लस देखें, जितने सरप्लस फंड हैं वो हमने इन्वेस्ट किए हुए। देखिए सरप्लस फंड के लिए उसने ये हमें प्रोग्रेस पेमेंट दी हुई थी। प्रोग्रेस पेमेंट में मैं देखता गया जी, टोटल 350 था मेरे पास लोन, उसमें से 40 यूज हो गया तो सरप्लस कितना बचा होगा 310। ये कितनी देर तक रहा 2 माह के लिए। फिर 120 मजीद यूज हो गया, अब सरप्लस कितना था 190 जो कि 5 माह तक रहा। और फिर 100 और यूज हो गया, अब सरप्लस कितना था 90, और ये कितनी देर तक रहा 3 माह के लिए। और ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी 15.33 की, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जी। राइट जी। तो अगर स्पेसिफिक बोरोइंग का मुझसे पूछेगा, जो पहला मेरा पार्ट था वो मेरा क्लियर हो गया जी। 31.33 बोरोइंग कॉस्ट आएगी। अब देखते हैं अगर जनरल बोरोइंग्स हैं तो जनरल बोरोइंग्स में हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे। यानी जनरल बोरोइंग्स में वंस अगेन देखें, जनरल बोरोइंग्स हैं, ये पोर्शन तो मुझे पहले ही पता है, इन्वेस्टमेंट इनकम तो इसमें से माइनस नहीं होगी, मुझे सिर्फ सिंपली जनरल बोरोइंग्स चाहिए। अब जनरल बोरोइंग्स जो हैं उसके लिए मुझे क्या चाहिए जी, उसके लिए पहले तो मुझे चाहिए कैपिटलाइजेशन रेट। सबसे पहले मैं कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करूंगा। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखें जी, उसने आउटस्टैंडिंग लोन्स भी दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग लोन्स कितने हैं जी मेरे पास 400 रुपए के, ठीक हो गया जी। जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं सॉरी 500 रुपए के, और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना चाहूँ तो वो होगा जी, आप देखें जी 220 मल्टीप्लाई बाय 13.7% प्लस आगे आ गया जी 280 मल्टीप्लाई बाय 14.6%, राइट जी, डिवाइडेड बाय जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स है विच इज 500। तो अगर मैं इसका वो निकालना चाहूँ कैपिटलाइजेशन रेट, तो ये बनेगा जी मेरे पास कितना है जी 14.2%, राइट जी। ये बनेगा 14.2%। कैसे निकला जी, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स, इसका 220 का 13.7% इंटरेस्ट आएगा, 280 का 14.6% इंटरेस्ट आएगा। दोनों इंटरेस्ट लेके उसका टोटल कर लें, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का टोटल लेके डिवाइडेड बाय टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। मैं वैसे बता दूं, लोन भी ये वाला लिया जाएगा और इंटरेस्ट भी इन्हीं के ऊपर लिया जाएगा जी, राइट जी। दिस इज 14.2%। अब देख लेते हैं जी, ये 14.2% किसके ऊपर अप्लाई करना है, हमने हमने अप्लाई करना है जर्नल बोरिंग। जो हमने बोरिंग्स ली हैं वो कैसे कैसे ली हैं जी, उसकी प्रोग्रेस पेमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखें जी, प्रोग्रेस पेमेंट में कौन सा सबसे पहला लोन कौन सा यूज हुआ 40 का, ये कितनी देर, और इसके ऊपर रेट कौन सा जी, ये 14.2%। ये तो खैर नीचे तक आ जाएगा सारा आपके पास, इसको तो हमने ऐसे ही समझना जी। अच्छा जी, और ये जो 40 है इसका 14.2%, और ये कितनी देर तक मेरे पास चलता रहा, फेब से लेके अप्रैल तक, फेब और
मार्च, 2 माह तक ये चलता रहा जी। तो मैं अगर इसका लोन निकालना चाहूँ तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.142, दिस इज 14.2%, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं इसका जी कह सकता हूँ, सॉरी जी, इसको नहीं जी, तो 0.94% जो है ये इसका लोन होगा पहले का परसेंट। दूसरा लोन 120 यूज हुआ जी, 120 जो यूज हुआ ये कितने माह तक यूज हुआ जी, सॉरी यहां पर जाकर ये 160 हो जाएगा। आई होप हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था। पहले 40 तक जो था ये सिर्फ 2 माह तक लोन 40 था, अप्रैल के बाद मजीद 20 हो गया, तो इसका मतलब है अब से ऑनवर्ड ये लोन कितना लग गया 160। तो जो 160 वाला लोन है इसके ऊपर भी परसेंटेज तो वही है जी। और ये कितनी देर तक यूज हुआ जी, अप्रैल से लेके नवंबर देखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त तक, 5 नेक्स्ट पेमेंट तक देखे ना उसका। तो 5 माह तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये कब तक यूज हुआ, 5 माह तक। इसको भी देख लेते हैं जी, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.142 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, ये नीचे। तो इसका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कितनी है, 9.46। नेक्स्ट पेमेंट कब हुई जी, 100 की। इसका मतलब है मजीद 100 हो गया, तो अब ये 260 में वो भी ऐड कर दें, तो ये 260 होगी, 160 प्लस 100 इज 260। 260 कब तक जारी रहा जी, 1 सितंबर से लेके नवंबर तक, 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 माह तक। तो इसके ऊपर भी 3 माह का बोरोइंग कॉस्ट हम दे देंगे, तो ये हो जाएगा 260 मल्टीप्लाई बाय 0.142 यानी 14.2% मल्टीप्लाई बाय कितने, 3 माह तक लूंगा 3 डिवाइडेड बाय 12, और इसको ये देख लेते हैं, तो इतना लो मैंने वैसे, ये इसकी कैपिटलाइजेशन तीसरे की इतनी होगी। तो 40 जो पहली पेमेंट थी ये 2 माह तक लगी रही, इसके बाद अप्रैल में जाकर ये मजीद 120 आ गए, तो इसका मतलब है 160 मेरी हो गई थी पेमेंट। तो मैंने 160 कितनी देर तक रहा, 5 माह तक, अप टू सितंबर। और उसके बाद सितंबर में जाकर मजीद 100 लग गए, इसका मतलब है 260 हो गई। 260 कब तक रहा, 3 माह के लिए, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। तो मैंने वो सारे के सारे जो इसको रेट देते हैं, इसका परसेंटेज रेट, राइट जी। तो ये तीनों, अच्छा यहां पर जो मेन चीज देखिए, जनरल बोरविंग्स में हमारा एसेट कब कंप्लीट हो गया, एसेट कंप्लीट हो गया 30 नवंबर को, और ये पेमेंट कब हो रही है, 1 दिसंबर को। ऑल्दो पेमेंट हुई है लेकिन इसकी कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि कब हुई है, एसेट बनने के बाद। अक्सर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाता है कि वो इस तरह की सिनेरियो दे देता है कि वो एसेट की कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाती है लेसन कंप्लीशन उसकी 31 दिसंबर को, और वो पेमेंट करवा देता है जाके जनवरी या फरवरी। तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन करनी है जनरल बोरविंग्स में, जनरल बोरविंग्स में। लेकिन स्पेसिफिक में हमने जब भी पेमेंट हुई, बेशक जाके उसकी पेमेंट बाद में भी हुई थी, दिसंबर में, इस केस में भी तो दिसंबर में ही हुई ना, लेकिन हमने पूरे 350 मिलियन के ऊपर इसकी कैपिटलाइजेशन की थी। लेकिन जनरल बोरविंग्स में हमने सिर्फ 260 तक ली, जो ऊपर वाला 90 रुपए थे वो चूंकि उसकी पेमेंट कंप्लीशन के बाद हुई है, हमने उसकी कैपिटलाइजेशन भी नहीं की। तो दिस इज द समथिंग टू बी नोटेड कि हम अगर कंप्लीशन के बाद कोई पेमेंट होगी जनरल बोरोइंग्स में तो दैट विल बी इग्नोर्ड, राइट जी। तो ये लें जी, इसका भी मैंने यहाँ पर आपके लिए इसका टोटल कर देता हूँ जी। इसका टोटल इज 19.64, 19.64, लो जी, मुझे यही चाहिए था 19.64।
तो ये उसकी कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें होनी कोई नहीं है, इसलिए इसकी जो 19.64 मैं इसकी कैपिटलाइजेशन कर दूंगा जी। राइट जी, तो इसको ओके जी। सो दिस कंप्लीट आवर क्वेश्चन। इसमें बस आपने सिंपली इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि एक दफ़ा आपने अज्यूम करना है कि ये स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन है, दूसरी दफ़ा आपने अज्यूम करना है कि ये उसका जनरल बोरिंग का क्वेश्चन है। आई होप इसे आप एक दफ़ा घर जाके करेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा खुद करेंगे तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अगर कोई मसला हो you can ask me on my WhatsApp number 0300 8434 941. Thank you very much. Assalamu alaikum.